बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 1, जो कि कक्षा 9वीं के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। इसके जो अध्याय 3 है उसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं और आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए 9th और 10th की सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो हमने इसके पहले भाग में हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ लिया था। हम जो अध्याय 3 पढ़ रहे हैं बच्चों, अफवाह, ठीक है। तो पहले भाग में हमने हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ लिया था। अब ये इसका दूसरा भाग प्रायद्वीपीय नदियां, यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों हम। इसके पहले क्या हम पढ़ चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है। तो ये बच्चों हमें ये ध्यान रखने की चीज है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती दो ही बड़ी नदियां जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपी, तो ये बच्चों हमें ध्यान रखना है कि नर्मदा और ताप्ती जो है ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, जबकि जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां है प्रायद्वीपीय भारत की महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। तो अब हम पढ़ेंगे नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ पे नर्मदा का उद्गम भी हमें पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट, ठीक है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है। तो गार्ज जो हमने पढ़ा था कि पहाड़ के बीच में से जो नदी पहाड़ को काट कर जो नदी बहती है उसे गार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रताप का निर्माण करती है। तो ये सारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न बच्चों आपको आने चाहिए कि नर्मदा नदी जो है धुआंधार प्रताप का निर्माण जबलपुर के निकट करती है। नर्मदा की सहायक नदियां बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। अब आगे हम पढ़ेंगे, क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है और इससे संबंधित जानकारी इस वेबसाइट पर है जो कि यहाँ दे रखी है। अब तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि ताप्ती जो नदी है, तापी को ताप्ती भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां, पश्चिम की ओर जो बहने वाली मुख्य नदियां है साबरमती, माही, भारत, पुंजा, पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियां बहती है। तो यहाँ पर आगे हम या मानचित्र में देखकर हमें बता सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ बहती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गोदावरी द्रोणी। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने नर्मदा द्रोणी पढ़ लिया, ताप्ती द्रोणी पढ़ा है और अब गोदावरी द्रोणी पढ़ेंगे। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र
नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी है। ठीक है, अंतिम तीनों मतलब मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा जो सहायक नदियां है इसकी वो बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों गोदावरी को कहते हैं। किसे? गोदावरी को। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है और यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है बच्चों, है ना। तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ से है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में, मतलब इन क्षेत्रों में यह बहती है। कृष्णा द्रोणी। ठीक है, कृष्णा द्रोणी पढ़ेंगे अब हम। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा जो नदी है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली, मतलब इसका जो अफवाह तंत्र है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। अब हम अगली पढ़ेंगे कावेरी द्रोणी। कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां है अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो यहाँ पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है बच्चों जोग या गरसोपा। ठीक है, जोग या गरसोपा जो है, जोग या गरसोपा। ठीक है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और यह जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक में शरबती नदी पर स्थित है बच्चों, है ना, शरबती नदी पर स्थित है और जो सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे और दे रखा है आगे, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। मतलब 71% भाग पर तो पानी है, पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है, लेकिन जो पानी है उसका 97% भाग लवणीय है, मतलब जिसमें लवण है, नमक की मात्रा है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में। जो स्वच्छ जल है वह 3% ही है और उसका भी 3/4 भाग जो है वह हिमानी के रूप में है, मतलब बर्फ के रूप में है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों झीलें। ठीक है, कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? नहीं करते हैं ना। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं
तो झील किसे कहते हैं? आपने झीलें देखी भी होगी बच्चों, और फिल्मों वगैरह में भी देखी होगी, टीवी पर देखी होगी। पृथ्वी की सतह के गर्त, गर्त मतलब गड्ढे वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता उसे झील कहते हैं। ठीक है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की दोणी वाली झीलें, जिनमें केवल वर्षा ऋतु में ही पानी आता है। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक विसर्प नदी, ऐसी नदी जो विसर्प की आकृति का निर्माण करती है, वह बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। ठीक है। स्पीड तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगुन का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। लवण जल वाली झील मतलब जिसके पानी में नमक की मात्रा अधिक है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए, तो ऐसी स्थिति में झीलों का निर्माण हुआ। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। तो जम्मू और कश्मीर की जो वुलर झील है वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। बच्चों ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। डल झील, हिमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें। तो ये सब मीठे पानी की झीलें। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है और जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, जिसे भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। सारी झीलों का महत्व क्या है हमें बता रखा है यहाँ पर। जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। ठीक है। तो झीलों का क्या महत्व है यहाँ बता दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है बच्चों, आप समझ सकते हो अपने से भी। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। अधिवासियों मतलब रहने वाले लोगों को, निवासियों को। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। तो आप अपने राज्य के शहरों की सूची बना सकते हैं जो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP क्या है ये भी हम देख लेते हैं। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के द्वारा आरंभ हुआ था। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य जल के प्रदूषण को कम करना, नदियों के जल को प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना। अब हम आगे पढ़ेंगे नदी प्रदूषण।
नदी प्रदूषण क्या होता है? नदी जल की घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, इनका आयतन घटता जाता है। तो नदियों में क्या जल की निकासी मतलब जल अधिक निकल रहा है, जिससे कि इसका आयतन घट रहा, कम हो रहा, नदियों में पानी कम हो रहा है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। स्वतः स्वच्छीकरण मतलब स्वयं साफ हो जाती नदी, धीरे धीरे अपने आप साफ हो जाती है, लेकिन उसकी इस गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है औद्योगिकरण के कारण जो कचरा निकल रहा है वो नदियों में प्रवाहित होने से नदी का अपने आप साफ होने की जो प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, जहाँ पर आपको जल स्वच्छ मिलना ही नहीं है, तो ऐसा मानव जीवन कैसा होगा जब आपके पास स्वच्छ जल नहीं होगा। ठीक है, इस पर हम बात कर सकते हैं। तो आगे हम इसके अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे।